गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सभी के? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। सो कैसे हैं आप लोग बेटा? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए एक नया वीडियो, एक नया लेक्चर, एक नया चैप्टर जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूँ, ये जो चैप्टर है ये बाकी चैप्टर के मुकाबले कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये बहुत ईजी है। और इसका बोर्ड में अगर वेटेज देखो तो वो 5 मार्क्स का वेटेज है और ये 5 मार्क्स आपके लिए गेन करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप इस चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर इजी है, समझना आसान है, इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत इजी तरीके से होती है, बहुत इजी है। ठीक है, ऐसा मैंने बोला जैसे कंपैरेटिवली, बट फिर भी क्योंकि ये 10th क्लास का चैप्टर है तो आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो कैसे इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? बायो या वैसे तो ये इन्वायरमेंटल स्टडी का क्या नाम है चैप्टर है, ईवीएस का, है ना। बट हम इसको अगर बायो, कई लोग इसको बोलते हैं कि बायोलॉजी का पार्ट है, बट डजंट मैटर। हमें जो समझना है इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, चाहे बायो हो, चाहे इन्वायरमेंटल स्टडी की प्रॉब्लम्स हो या चैप्टर्स हो, तो उसको कैसे करा जाता है, उसको करने का सिंपल तरीका, जैसे कि आपने मेरी वीडियो लेक्चर्स देख लिए, आपने चैप्टर खत्म कर लिया, वन टाइम एनसीईआरटी कंपलसरी है। मैं बताऊं कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी टीचर्स आपको कितना भी बोल दे कि मैंने सब पढ़ा दिया, वो कितना भी पढ़ा दे, हो सकता है वो सारी एक एक बात बता दे, फिर भी बेटा बुक्स आपके लिए बनी है, वो किताबें आपके लिए बनी है, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी है। सो प्लीज मेक श्योर आप वन टाइम जरूर इसकी स्टडी करें, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। मैं जरूर जानता हूं कि आप कितना भी पढ़ लें फिर भी आपको कुछ ना कुछ नई चीजें इस बुक में मिलेंगी। इवन अगर आपको नई चीजें नहीं मिलती तो बुक की लैंग्वेज समझ आएगी आपको, बुक किस तरह से एनसीईआरटी किसी चीज को एक्सप्रेस करती है, और वो बहुत जरूरी है। जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, एक्सप्रेस करना सीखते हैं, तभी आप बुक में उसको रिटर्न उस तरह से लिख कर आ पाते हैं। और कई बार बच्चों को बहुत सारी चीजें आती हैं बट वो उस तरह से लिख नहीं पाते बोर्ड में, इसी वजह से उनके मार्क्स कटते हैं। सो प्लीज मेक श्योर ये वाली बात आप मेरे ध्यान रखें, ठीक है। मैं अपने इंट्रो को ज्यादा लंबा ना रखते हुए हम चलते हैं अपने आज के चैप्टर की तरफ। सो चैप्टर का नाम है बेटा आर इन्वायरमेंट। अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट सबसे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं, ठीक है, यानी कि हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले सवाल आता है कि पर्यावरण शब्द यानी इन्वायरमेंट शब्द से आप क्या समझते हैं? तो बेटा बड़ा सिंपल सा है कि जो भी आपके पास आसपास दिख रहा है, एवरीथिंग जिससे आप सराउंडेड है, ठीक है, आपके पास जितनी भी चीजें हैं वो सारा आपका इन्वायरमेंट है। चाहे वो आपका क्लाइमेट है, ठीक है, देखो इन्वायरमेंट हर एक चीज से बनता है, आपके आसपास के हर एक चीज से, आपके वातावरण से, यानी आपका क्लाइमेट बोलूं मैं अगर, ठीक है, आपका क्लाइमेट है, आपकी लिविंग थिंग्स है, आपके नॉन लिविंग थिंग्स, आप कई चीजों से घुरे हो ना, वो सारी चीजें जो भी आपके आसपास सराउंडेड है उन सब से मिलकर आपका इन्वायरमेंट बनता है, उसी को हम इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी अगर मैं सिंपलर बोलूं तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज इन्वायरमेंट, वही हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब मैं बात करूं इकोसिस्टम क्या होता है, तो बेटा देखो इन्वायरमेंट के अंदर ही अगर मैं बात करूं, इन्वायरमेंट के अंदर आप एक छोटा सा एरिया देखो, क्या देखो, एक छोटा सा एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप गए हो जंगल में, कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। जंगल में जाएंगे और वहां पर देखो शेर वेर पकड़ के नहीं लाएंगे, जंगल में जाएंगे, जंगल में देखोगे जंगल है, मान लेते हैं साथ में नदी भी है, ठीक है। अब आपका इन्वायरमेंट में क्या आता है? वो सब आता है, जंगल आता है, पेड़ पौधे आते हैं, वो नदी आता है, वो नदी की तालाब के अंदर जितनी भी सारी चीजें वो सब आती है, वो सारा मिला के आपका क्या है, इन्वायरमेंट है। बट अगर मैं उसमें उसको दो कैटेगराइज में भाग करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला फॉरेस्ट के अंदर ही आप गए हैं, तो उसके अंदर अगर सिर्फ तालाब की बात करूं, तो क्या तालाब में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं? हाँ जी रहते हैं। क्या जंगल में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं? हाँ जी रहते हैं। क्या दोनों सेम है? नहीं जी, दोनों सेम नहीं है भाई। वो पानी में रहते हैं, वो जमीन पे रहते हैं, उनके रहने का तरीका अलग, उनके रहने का तरीका अलग। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बात करूं तो इन्वायरमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे ये वो तालाब, ठीक है, जिसके अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो आपस अपने जीने के तरीकों को, मतलब उस जगह पर वो तालाब के अंदर जिस तरह से जी रहे हैं, वो क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, ये सब है, इन सब का रहने सहने का तरीका है, ये आपस में अलग तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं, अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं, अलग तरह से सांस लेते हैं, अलग तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, अलग तरह से हिसाब होता है। सो वो जो एरिया है स्पेसिफिक एक तालाब, वो एक इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट होता है इकोसिस्टम। वो एरिया जहां पर एक लिविंग थिंग्स या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करता है, वो एरिया एक इकोसिस्टम कहलाता है। समझ आ रही है क्या बात? जैसे फॉरेस्ट के अंदर तालाब एक इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट खुद में एक इकोसिस्टम है। क्या बात समझ में आ रही है? और फॉरेस्ट, लेक वेक, तालाब वालाब, ये सब मिलाकर क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। बड़ी सिंपल सी बात है, आशा करता हूं। यानी इन्वायरमेंट वो एरिया है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं?
इंटरेक्ट करते हैं, देखो इन्वायरमेंट का वो एरिया, इन्वायरमेंट के कई सारे भाग, उसका एक एरिया लिया, उस वो एरिया जिसमें एक एक नहीं कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उस एरिया को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। समझ आया क्या? जैसे यहां पर लिखा हुआ है, समझो उसको, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं इन एन एरिया, किसी एक एरिया के अंदर, टुगेदर एक साथ, विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स के साथ, ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर, वो एरिया इकोसिस्टम कहलाता है। एग्जांपल के लिए फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, रिवर, है ना, ओशियंस, है ना, पहाड़, यानी कि पहाड़ को क्या बोलते हैं, माउंटेन्स, है ना। तो समझ आ रहा है क्या? और इन सबको मिलाकर हमारा एनवायरमेंट, क्या बात समझ आई क्या? क्या देखो इकोसिस्टम कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बच्चे कई बार, ठीक है, मैं इसको एक बार और बताना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे इकोसिस्टम में कंफ्यूज होते हैं। सो इन्वायरमेंट क्या है? जितनी भी चीजें आपके पास सराउंडेड है जिससे आप, वो आपका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर ही एक एरिया जहां पर लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और रहते हैं एक साथ, वो एरिया क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। और ये सारे इकोसिस्टम मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इकोसिस्टम बेटा अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि तालाब एक अलग तरह का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक अलग तरह का इकोसिस्टम है, वहां के लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां के लिविंग थिंग्स का, और फॉरेस्ट के अंदर लिख के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के रहने सहने का तरीका, इन दोनों का सिस्टम अलग है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आई कि इकोसिस्टम क्या है? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अब इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो होता है जो प्राकृतिक होता है, जिसको भगवान ने या नेचर ने खुद से बनाकर रखा है पहले से, जैसे तालाब, जंगल, रिवर, पॉन्ड्स, माउंटेन्स। इसको हम तो नहीं बनाते भाई साहब, ये बने बनाए हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आपका आ जाता है गार्डन, एक्वेरियम, ठीक है, और जू, है ना। ये सब क्या है आपके? आर्टिफिशियल, मैन मेड, जिसको आपने बनाया है। एक ऐसा एरिया आपने खुद से बना दिया जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि अगर वो मानव निर्मित है यानी आर्टिफिशियल, यानी आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने तैयार करा है, बिल्डअप करा है, तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। अदरवाइज वो नेचर में पाया जाता है तो नेचुरल इकोसिस्टम कहलाता है। सो द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर ऑन इट्स ओन, खुद में ही, जैसे कि एग्जांपल फॉरेस्ट, लेक वगैरह, वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है। और जो मैन मेड इकोसिस्टम होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं, जैसे गार्डन, एक्वेरियम एक्सेट्रा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे एक इकोसिस्टम के अंदर कितने प्रकार के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये कितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं मेरे भाई। कौन कौन से? एक होता है एबायोटिक, एक होता है बायोटिक। एक मिनट, इकोसिस्टम गलत हो गया, यहाँ पर सम मिस्टेक्स, कंपोनेंट आएगा, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट बोल सकते हो आप, ठीक है। चलो, तो हम इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट और एक होता है बायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? अरे भाई, उन्हीं नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स को हमने क्या बोल दिया? एबायोटिक बोल दिया, सिंपल। जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, रॉक, ये सब क्या है? नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स है। इसी को हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जो कि निर्जीव हैं, जिनके अंदर कोई जान नहीं है। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल। और देखो, एक इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी रहती हैं। तो नॉन लिविंग को हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और लिविंग वाले को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट, जैसे आपके प्लांट्स, एनिमल्स। क्या बात समझ में आ गई? समझ में आ गई सर, बड़ी सिंपल सी बात है। अब बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, ये कंपोनेंट्स भी तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं डिकम्पोजर। पहले मैं इनको समझा देता हूं, फिर आपको एक बार डेफिनेशन दिखा दूंगा। प्रोड्यूसर्स कौन से बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं मेरे भाई? प्रोड्यूसर्स, जरा ध्यान दो मेरी बात। प्रोड्यूसर, ठीक है, ये वो प्रोड्यूसर नहीं है जो आपकी फिल्म निर्देशक है, जो फिल्म बनाने वाला है, नहीं नहीं नहीं, जो फिल्म में पैसा लगाने वाला है, नहीं 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 मेरे भाई। ये प्रोड्यूसर वो होते हैं जो खुद से खाना प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे पौधा खड़ा होता है,
खड़ा तो होता ही है, मतलब बेसिकली लगाया जाता है और कहाँ पर खड़ा होता है, धूप के आगे, और सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और CO2 H2O से मिलाकर अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है जिसको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। इनके बारे में डीप जानकारी चाहिए तो हम लोगों ने कौन से वाले चैप्टर में पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा है। सही बात है कि नहीं? ठीक है। सो हम बायोटिक कंपोनेंट में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो अपना खाना खुद से बना लेता है। अब प्रोड्यूसर पे जो निर्भर होते हैं, जो डिपेंड करते हैं, उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। यानी जो अपना खाना खुद से बना नहीं सकते वो उन्हीं पे निर्भर हैं। जैसे कि हम लोग, अगर पौधे नहीं होंगे तो भाई हम क्या खाएंगे, खाना ही नहीं रहेगा ना मेरे भाई, उसी पे तो निर्भर है। दाल चावल रोटी वोटी सब कैसे आता है, अनाज, ये सब कहाँ उगता है, ये प्लांट्स ही तो होते हैं, हम इन्हीं को खा के तो जिंदा है। सो कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं। अब कंज्यूमर भी ना 4 तरह के होते हैं, 1 2 3 4। कौन कौन से? हार्बीवोर। हार्बीवोर कंज्यूमर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, यानी जो शाकाहारी होते हैं, प्लांट्स ईटर होते हैं। उसके बाद होता है कार्निवोर। ये कौन से होते हैं? ये वो कंज्यूमर होते हैं जो प्लांट के साथ फ्लैश ईटर भी होते हैं, यानी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। ये मांस मच्छी भी खाते हैं और नॉर्मली प्लांट्स यानी शाकाहारी भी खाना खा लेते हैं, ठीक है, ये कार्निवोर होते हैं। और I'm sorry, प्लीज हार्बीवोर वो होते हैं, हार्बीवोर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है, प्लांट्स खाते हैं, है ना। और कार्निवोर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटर होते हैं, वो जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जैसे कि हार्बीवोर में आ जाता है आपके पास आ जाता है डियर, हिरण सिर्फ और सिर्फ घास खाता है, ठीक है। मेरे से मिसकम्युनिकेशन हो गया कार्निवोर और ओमनिवोर में, बट दोबारा बता देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला, हार्बीवोर वो जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईटर होते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं नॉर्मली, ठीक है, हार्बीवोर होते हैं। कार्निवोर वो जो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी नहीं होते, मांसाहारी होते हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटर होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोर। जैसे कि शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, वो है कार्निवोर, जैसे शेर एग्जांपल के लिए। ओमनिवोर कौन होता है? हाँ, अब जो मैंने बता रहा था ना वो ओमनिवोर के लिए। ये क्या होते हैं, ये दोनों खाते हैं, ये फ्लैश ईटर भी होते हैं यानी नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, और वेजिटेरियन यानी प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। दोबारा बोलूं क्या, हार्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर जो सिर्फ फ्लैश ईटर्स होते हैं यानी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ओमनिवोर जो दोनों तरह खा सकते हैं, वो ओमनिवोर होते हैं। अब हम बात करते हैं एक लास्ट, पैरासाइट क्या होता है। देखो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर रहकर उनको होस्ट बनाते हैं, ठीक है, और उन्हीं को खाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जू है ना, जैसे लीच, जैसे कि आपका मच्छर आपके ऊपर ही रहता है और धीरे धीरे आपको ही खाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म पैरासाइट कहलाते हैं, जो जिस एक होस्ट बनाता है उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहकर और धीरे धीरे उसको खाता है, वो क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर जो खाना खुद से बनाते हैं, कंज्यूमर जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और वो किस तरह से डिपेंड करते हैं, कौन कौन से होते हैं, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डीकंपोजर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, डीकंपोजर्स की। डीकंपोजर्स कौन होते हैं, जो डेड एंड डिके प्लांट से, प्लांट्स ही नहीं, डेड एंड डिके मटेरियल बोल दो, सब्सटेंसेस बोल दो, जो मरी हुई चीजों से खाना खाते हैं। जैसे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फंगस वगैरह लग जाती है ना, आपके जो कोई चीजें मर जाती हैं, सड़ गल जाती हैं, उसमें फंगस बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, वो भी तो एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। वो कौन से होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं, जो उनको धीरे धीरे खाकर उनको डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, जो उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि अगर कोई चीज होती है, जैसे कोई अगर कोई जीव है, उसको अगर हम जमीन में गाड़ देते हैं तो देखते हैं कुछ दिन बाद वो सड़ गल जाती है। बेसिकली सड़ गल नहीं जाती, उसको डिकम्पोजर यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाकर धीरे धीरे मिट्टी में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। ऐसे लोग या ऐसे ऑर्गेनिज्म, लोग नहीं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिके चीजों से अपना खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं, उनको हम डिकम्पोजर कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जैसे मैंने जितनी भी चीजें बताई आपको उसकी डेफिनेशन से एक बार देख लो, है ना, एज इट इज वही सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पर, कि जैसे कि एबायोटिक ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एयर वाटर लैंड टेम्परेचर एक्सेट्रा फॉर्म एबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या ब्लू ग्रीन एल्गाई है, अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करती है बाय द फोटोसिंथेसिस, इनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली फूड के लिए, किस पर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, उनको हम कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, पैरासाइट।
हार्बीवोरस होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोरस फ्लैश ईटर होते हैं यानी कि मांसाहारी होते हैं, ओमनीवोरस जो होते हैं वो दोनों ही चीजें खाते हैं, प्लांट्स एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब दोनों ही चीजें खा लेते हैं। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो उसी पर रहकर, उसी बॉडी पर रहकर उसको एक होस्ट बनाते हैं और उसी को धीरे धीरे खाते हैं, जैसे जू या फिर कैसकटा, ठीक है, अमर बेल सुना होगा ना, ये हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। और डिकम्पोजर वो होते हैं जो इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मरी हुई चीजों से, जैसे जो प्लांट्स मर चुके हैं, एनिमल है मर चुके हैं, है ना, उसको जब हम क्या नाम है कई कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दे देते हैं तो उसमें क्या लगता है, फंगस लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाते हैं, ये लोग हमारे क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। इसको खाकर धीरे धीरे क्या करते हैं, मिट्टी में ही मिला देते हैं, है ना। ये जो डिकम्पोजर होते हैं ना, ये एक तरह से हमें हेल्प कर रहे होते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि देखो आपको पता है कि जो जैसे कि ओवरऑल जैसे प्लांट ही है, ठीक है, पौधा है हमारा, उसको कई तरह से न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो सारी चीजें क्या करता है, जड़ों द्वारा जमीन से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है और धीरे धीरे हम पौधा उसको उखाड़ कर बेसिकली हम लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उस प्रोड्यूसर को खा लेते हैं या कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर्स हैं, है ना। सो वो हमारी बॉडी में चला जाता है भाई। लेकिन अब जैसे क्योंकि बार बार धरती से यानी जमीन से आप न्यूट्रिएंट्स को खींच ही तो रहे हो एक तरह से, सो उसको कोई वे भी तो होना चाहिए कि उसको वापस जो चीजें आप ले रहे हो उसकी भरपाई भी की जाए। तो ये डिकम्पोजर एक तरह से उसकी भरपाई करने के, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के आप इस्तेमाल करते हो उसमें से कुछ हद तक आप इससे भरपाई कर पा जाते हो, ठीक है। कि जब ये डिकम्पोज कर देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, सो उनके अंदर के जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं या बेसिकली हम बोल सकते हैं जैसे मिनरल, कैल्शियम, वेल्शियम, ये सारे क्या करते हैं, डिकम्पोज होकर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है क्या। सो ये एक तरह से हमें हेल्प करता है किस चीज के लिए, रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है क्या, ये बातें अभी हम डीप डिस्कस कर चुके थे और नॉर्मली अपने डेफिनेशंस देख ली। सो आज की वीडियो में हम इसको छोटा ही रखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे।